हाँ गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं उसी कड़ी में, जैसे मैं आपको हिंदी और साइंस का क्वेश्चन कराया हूँ साथी, वैसे मैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2016 का प्रश्नोत्तरी रहेगा साथी। सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन, मतलब सामाजिक विज्ञान एसएसटी का है। ठीक है साथी, आपकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो एक आत्मकथा है। बाबरनामा द्वारा लिखी गई क्या है? एक आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर के द्वारा चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है, जिसे तुर्क के बाबरी के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश में केवल दो शासक, एक थे बाबर, दूसरा था जहांगीर ही थे, जिन्होंने क्या की? आत्मकथाएं लिखी हुई है। चलिए, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि, इसलिए पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना क्या हो गया? व्यर्थ सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए जो है हुमायूं पराजित हो गया। वर्ष 1940 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं पराजित हो गया, क्योंकि बरसात अधिक हो जाने के कारण युद्ध के दौरान हुमायूं की सेना द्वारा किए गए प्रयोग, जो तोपखाने थे, उनको के सब क्या हो गए? व्यर्थ, खराब हो गए। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में सासाराम, कहाँ पर? सासाराम जिला बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार राज्य में सासाराम जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो यह शब्द शेरशाह कहे थे हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद नहीं, मालदीव से युद्ध करने के बाद। यह हमारा क्या है? बी ऑप्शन सही है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द जो है शेरशाह कहे थे। तो किस युद्ध में भैया? मालदीव से युद्ध शुरू करने के बाद। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देखिए साथी। दिल्ली के करीब आने के बाद मालदीव और शेरशाह के मध्य 4 जनवरी, कब? 4 जनवरी 1544 को राजस्थान के पाली के जैतारण में युद्ध हो गया। इस युद्ध के दौरान मालदीव के पराक्रम से शेरशाह अपने हार के बेहद करीब आ गया था, लेकिन रात अधिक होने की वजह से मालदीव वापस चला गया। जिसके बाद शेरशाह ने कहा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। ठीक है, इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाना का निर्माण इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? अकबर ने करवाया था। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में क्या है साथी? इबादत खाना पूजा भवन। इबादत खाना क्या कहते हैं? पूजा भवन। 1575 में मुगल सम्राट, कौन? मुगल सम्राट 1556 से 1605 ईस्वी के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया एक सभा भवन था। अगला क्वेश्चन है पांचवा। मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। मराठों का सर्वाधिक उत्थान जो है शिवाजी के काल में हुआ था। किसके काल में? शिवाजी के काल में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के शासन काल में मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। उन्होंने चौथ एवं सरदेश मुखी नामक 2 करों का संग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने जहागीरदारी प्रथा, कौन सी? जहागीरदारी प्रथा समाप्त कर रैयतबाड़ी प्रथा व्यवस्था को क्या किया? लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विलय नीति का संबंध है। विलय नीति का संबंध पूछा है, तो विलय नीति का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से है। विलय नीति जिसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। विलय नीति को क्या कहा जाता है? व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 1848
से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया। भारत का गवर्नर जनरल कौन किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस नीति के तहत उसने सतारा, सतारा कहाँ है? मध्य प्रदेश, 1848 सतारा में 1848, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर में 1854 को कंपनी में मिला लिया। ठीक है, चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन। संसद से तात्पर्य पूछा है। संसद से तात्पर्य क्या है? संसद में संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें भैया तीनों ऑप्शन में क्या दिया है? इसमें दिया गया यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं, लोगों का सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? नहीं है तो नहीं में देखिए क्या क्या साथी। पहला ऑप्शन है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, यह जो है इनके अधिकार में है राष्ट्रपति के। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, तीसरा है, ये भी उनके अधिकार में, ये भी है। और संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ये भी सही है। इसमें पूछा अधिकार नहीं है, तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना, यही डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही होगा। यही इसके राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसके अधिकार में नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिएगा आप लोग। इसकी व्याख्या में क्या है साथी, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आपातकालीन, संकटकालीन, उसी को बोलते हैं संकटकालीन स्थिति की घोषणा, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व पदच्युत करना, संसद को भंग करके नए चुनाव के लिए नए आदेश देना, ठीक है, आदि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक भैया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा, वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को भारत के प्रमुख नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है साथी, अब चलिए मैं आपको चलता हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 10। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में क्या होता है? अंधेरा रहता है। तो इसमें अंधेरा रहता है, तो अब समझिए सर्दियों में अंटार्कटिका में कितने घंटे का गैपिंग रहती है? तो 6 घंटे नहीं होगा, 12 घंटे नहीं होगा, क्या होगा? 24 घंटे। क्या होगा साथी? सर्दियों में अंटार्कटिका में 24 घंटे क्या होता है? अंधेरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है भैया? गेरू होगा नहीं, चांदी होगा नहीं, क्या होगा? अभ्रक होगा। ठीक है, हल्का रंगीन पदार्थ क्या होगा? अभ्रक। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ अभ्रक होता है। गुलाल सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला देखिए रासायनिक गुलाल, दूसरा है जैविक गुलाल। रासायनिक गुलाब में क्या क्या मिलाया जाता है, अब आप इसको देख लीजिए, लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फेट और सिलिका। ठीक है, जैविक गुलाल में क्या क्या मिलाया जाता है? तो जैविक गुलाल में चुकंदर, हल्दी, बेल और अनार मिलाया जाता है। ठीक है साथियों, तो अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? अभ्रक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है।
कर्नाटक के कैगा में स्थित है। तो क्या स्थित है यही बताना है। विद्युत उत्पादक केंद्र यह नहीं है। क्या है कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा उत्पादक क्या है केंद्र है। क्या है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कर्नाटक के कैगा में स्थित है। ठीक है, कैगा एक वह कर्नाटक का एक जगह है। कर्नाटक के कैगा में स्थित ऊर्जा स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है। यह मार्च 2000 से संचालित भारत का परमाणु ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्टेशन है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा 5वां स्टेशन कौन है? तो कर्नाटक में एक कैगा शहर है, जगह है, उसमें है 5वां भारत का परमाणु ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में डाक प्रणाली हुई थी। भारत में डाक प्रणाली साथियों आपका 1766, 1866, 1869 ये भी नहीं है, 1866 भी नहीं है, 1957 भी नहीं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। 1766 में डाक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ठीक है साथी, चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर। आप इसकी व्याख्या देखिए और आप समझिए इसकी व्याख्या। ठीक है, चलिए, भारत में पहला डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1764 में बॉम्बे में स्थापित किया गया, जबकि नियमित डाक प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 ईस्वी में की। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। तो यह आपको जरूर समझ में आया होगा कि भारत में डाक व्यवस्था कब से शुरू हुई? 1764 में बॉम्बे में यह स्थापित किया, लेकिन यह नियमित तरीके से डाक प्रणाली की स्थापना जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 ईस्वी में किया था। तो भारत में डाक सेवा की शुरुआत, अब भारत की बात आई तो भारत की बात 1854 में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा साथी? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसमें नहीं दिया है, यह गलत है। इसमें भी नहीं दिया है, गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब हमारा क्या है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है साथी। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, चलिए आपको सी ऑप्शन में दिखाता हूं। सी ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ल्ड वाइड वेब का विस्तारित रूप है। यही www का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक सूचना प्रणाली है। यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा इंटरलिंक किया जाता है। अंग्रेजी वैज्ञानिक सर टिमोथी वर्नस ली ने, ठीक है, वर्नस ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ? 1989 में। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैंच कहते हैं, क्या कहते हैं? रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़ा को, मनुष्य के घर को, जंगलों के पुंज को, पर्वतों की श्रेणी को। तो भैया क्या कहते हैं? रैंच पशुओं के जो वहां पर बाड़ा बनाए जाते हैं, जो पशुओं के रहने वाली जगह होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रैंच। रैंच एक बड़े खेत के आकार या ऐसा क्षेत्र जिसका उपयोग जानवरों, विशेषकर मवेशियों, मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं जैसे भैंस, गाय, ये सब, तो घोड़ों या भेड़ों को पालने के लिए किया जाता है। जानवरों को इस प्रकार पालने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? रेंचिंग कहा जाता है। ठीक है साथी, आपको आज मैं सामाजिक विज्ञान SST का
15 ही क्वेश्चन करवाया हूँ साथी। बाकी जो है आपको जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन की संख्या 40 होती है साथियों, लेकिन मैं आपको 15 करवाया हूँ। 15 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बहुविकल्पी थे सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। उसके बाद में अति लघुत्तरी करवाएंगे, फिर लघुत्तरी कराएंगे। पार्शियल में रहेगा छोटा छोटा, आपको समझने पढ़ने में दोनों में आसानी रहेगी। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संभवतः मैंने आपको इसके पहले आपको अवगत कराया था पूरा मनोयोग से कि यह परीक्षा आपकी सितंबर लास्ट तक होगी, जो कि पीएनपी से कुछ खबर आई है कि आपकी परीक्षा सितंबर में ना होकर के अक्टूबर के लास्ट में संभवतः कराने की पूरी उम्मीदें हैं। तो आप लोग साथ ही साथ समय रहते ही पढ़ते रहिए पूरे मनोयोग के साथ। ठीक है, और मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विगत वर्षों का क्वेश्चन सब एकदम पूरा एक एक क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।